हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू कॉमर्स विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे कहते हैं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई या तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तीन त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होते हैं और तीन त्रिभुज कोणों के आधार पर। तो जो भुजाओं के आधार पर होते हैं उनमें सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर उसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर उसके बाद होता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और विषम बाहु का मतलब कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग लंबाई की होती हैं। और तीन त्रिभुज कोण के आधार पर होता है। तो जो तीन त्रिभुज कोण के आधार पर होता है उनमें सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर उसके बाद होता है दूसरा समकोण त्रिभुज। और इसका छठा होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इसका वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश हो और दो कोण कुछ भी हो सकते हैं। और छठा होता है अधिक कोण त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 अंश से अधिक होता है। तो इस चैप्टर में हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और त्रिभुज के दो गुणों के बारे में पढ़ना है, समरूप तथा सर्वांगसमता। तो आइए देखते हैं कि समरूपता क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो समरूप क्या होता है? वे आकृतियां जो समान रूप की होती हैं समरूप कहलाती हैं। या यह भी कह सकते हैं कि वे आकृतियां जिनका रूप बराबर होता है समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कि यदि एक 2 सेंटीमीटर का वृत्त हो और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो तो दोनों वृत्त समरूप कहलाते हैं। ऐसे इस किताब में कुछ उदाहरण के रूप में दिया है। जैसे वृत्त बनाया है, ये छोटा वृत्त, ये बड़ा और उसके अंदर वृत्त है। तो इनका रूप बराबर है, ये सभी एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये सभी समरूप कहलाते हैं। और ये एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये एक ही जैसे दिखने में लगते हैं, ये भी समरूप कहलाते हैं। ये त्रिभुज नीचे दिया है, ये त्रिभुज समरूप है। अब उसके बाद हमें देखना है त्रिभुजों की समरूपता। तो इसमें हमें देखना है कि त्रिभुज की समरूपता। तो त्रिभुज की समरूपता के क्या गुण होते हैं? त्रिभुज की समरूपता।
तो लिखते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं या समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, इनमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे यदि हम एक त्रिभुज यहाँ पे खींचते हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज हम इससे बड़ा खींचते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे? जब यदि हम कोण ए बी सी और इसको मानते हैं पी क्यू आर, तो ये त्रिभुज समरूप तब कहे जाते हैं जब ये कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण सी के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, या यदि इसकी भुजा ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा 2 होनी चाहिए और इसकी भुजा 4 होनी चाहिए और ये 6 होनी चाहिए। तो इसका यदि हम अनुपात निकालेंगे तो इसकी भुजा 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 में है। यदि इसका भी अनुपात निकालेंगे तो 2 संबंध है, 4 संबंध है, 6 है। और यदि इसका छोटा कर देंगे तो 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3। इसका मतलब कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत का मतलब कि ये जो ऊपर वाला कोण है इसका भी ऊपर वाला कोण, इसका ये बी कोण तो इसका क्यू कोण, इसका ये सी कोण तो इसका आर कोण, यही संगत कोण कहे जाते हैं। और संगत भुजा यदि ए से सी भुजा तो इसमें पी से आर भुजा। तो देखिए ए है और ये 2 है, तो इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो इन्हें हम समरूप कहेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता की 2 कंडीशन होती है, उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सर्वांग समता। आइए अब देखते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं। तो वे आकृतियां जिनके सभी भुजाएं व कोण बराबर होते हैं सर्वांग सम कहलाती हैं। लिखते हैं वे आकृतियां जो आपस में बराबर होती हैं, अर्थात सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। तो वे आकृतियां जो आपस में बराबर होती हैं, और कहने का मतलब कि सभी कोण और सभी भुजा, यहाँ भुजा छूट गया है, सभी भुजा, और यहाँ लिखेंगे सभी कोण व सभी भुजा बराबर होती है, सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे हमने आपको एक समरूप में त्रिभुज बनाया था, वही त्रिभुज हम फिर बनाते हैं यहाँ। तो यहाँ
सर्वांग सम हम तभी कहेंगे जब यदि कोण ये पी क्यू आर और ये ए बी सी, तो ये सर्वांग सम कब होगा कि जब कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो और कोण सी कोण आर के बराबर हो, और यदि ए सी भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो पी की भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी। यदि ए बी भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर की होगी, और बी सी भुजा यदि 4 सेंटीमीटर की है तो इसमें भी ये भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी। कहने का मतलब कि कोण भी बराबर रहेगा और भुजा भी बराबर रहेगी, तब इन ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे कि सर्वांग सम आकृतियां हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो वे आकृतियां जो आपस में बराबर होती हैं, उनका कोण व भुजा दोनों बराबर होता है, उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। और समरूप तथा सर्वांग सम आकृतियों के लिए हम इसमें प्रमेय पढ़ेंगे। 9-10 प्रमेय इसमें है इस चैप्टर में, और सभी प्रमेय को हम बारी बारी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सर्वांग सम और समरूप हमने आपको बता दिया। तो आइए प्रश्नावली 6A कर लेते हैं। इसमें बस सर्वांग सम और समरूप के बारे में ही पूछा है और वैसे ही सवाल दिया है, और प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे तब हम प्रमेय का निगमन करेंगे और सभी प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 में पहला क्वेश्चन दिया कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सभी वृत्त, ये खाली स्थान दे दिया होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त, तो वृत्त कहीं छोटा होता है कहीं बड़ा होता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसा होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सभी त्रिभुज सभी वृत्त बराबर ही होते हैं। समरूप कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक वृत्त की आकृति का होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या भर देंगे, समरूप भर देंगे। तो ही हमें इस खाली स्थान को भर देंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, इसका ये वाला। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कहा है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। तो वही बात यहाँ भी है कि सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। सर्वांग सम उसे कहते हैं वे आकृतियां जो आपस में बराबर होती हैं, जिनका कोण और भुजा सब बराबर होना चाहिए, और समरूप बस एक जैसी दिखनी चाहिए, बस उनका अनुपात बराबर आना चाहिए, वो बड़ी छोटी हो सकती हैं। तो यहाँ का है कि सभी वर्ग, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। दूसरा में भर देंगे कि समरूप होते हैं। और तीसरा इसमें कहा है कि सभी और खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज कौन समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें भरेंगे कि समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज के जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें हम भर देंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ समद्विबाहु दिया है, तो समद्विबाहु का मतलब कि उसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये निश्चित तो नहीं है कि कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगे, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज खींचेंगे तो त्रिभुज कैसा भी बनाएंगे, लेकिन उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर करेंगे, तो वो निश्चित रहेगी कि वो तीनों भुजाएं आपस में बराबर ही रहती है। और समद्विबाहु में कौन दो भुजाओं को बराबर करेंगे ये कोई क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ समबाहु हो जाएगा। फिर उसके आगे कहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि
दो बहुभुज बनाया जाए और उन भुजाओं की संख्या समान खींचा जाए तो वो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब अनुपात बराबर होगा। तो चौथा में भर देंगे कि दो समान भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं जब उनके कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो सही समानुपात का है। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहला में कहा है कि समरूप आकृतियों के दो उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति में हम क्या लिख सकते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ फिर कहा है कि ऐसी आकृतियों का उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें पहला दिया कि समरूप त्रिभुज का उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्योंकि यदि हम वर्ग जब भी बनाएंगे तो उनका चारों कोण 90 अंश का ही होगा और यदि हम वृत्त बनाएंगे तो वृत्त हमेशा 360 अंश का ही बनता है, बस उसका त्रिज्या कम या अधिक हो सकता है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। यदि कहा कि असमरूप आकृति है जो समरूप न हो तो इनमें हम कह सकते हैं कि सभी समकोण त्रिभुज। सभी समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब भी खींचा जाता है तो उसका एक कोण तो फिक्स होता है कि 90 अंश होगा, लेकिन और जो दूसरा कोण होता है, शेष दो कोण होते हैं वो कम या अधिक कुछ भी हो सकते हैं और उनमें जो तीनों भुजाएं होती हैं वो हमेशा अलग अलग होती हैं। सभी समकोण त्रिभुज कह देंगे। और इसमें एक और कहेंगे सभी समचतुर्भुज। सभी समचतुर्भुज भी असमरूप होते हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए ये वृत्त है और ये वर्ग है और ये समरूप चतुर्भुज समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उनका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो इसीलिए हमने उदाहरण में दिया कि सभी समचतुर्भुज असमरूप होते हैं, क्योंकि इनका सभी कोण बराबर नहीं होता है। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो समचतुर्भुज यदि हम खींचेंगे तो उनकी भुजाएं तो बराबर रहती हैं लेकिन उनका कोण अलग अलग रहता है, इसीलिए समचतुर्भुज असमरूप होते हैं। अब यहाँ हमें एक समचतुर्भुज दे दिया है और एक वर्ग दे दिया है। तो यदि हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो यस आर भुजा यहाँ DC भुजा एक संबंध है, 2 का अनुपात है, ये 3 है, ये 1.5 सेंटीमीटर है तो ये 3 है, ये 1.5 है तो ये 3 है। और भुजाओं का अनुपात संगत अनुपात बराबर है, लेकिन यहाँ कोण A 90 अंश है और ये न्यून कोण है। यहाँ यदि कोण B देखा जाए तो ये भी 90 अंश है और ये अधिक कोण है, मतलब 90 अंश से अधिक कोण है। और कोण C 90 अंश है और यहाँ न्यून कोण है और यहाँ कोण D 90 अंश है और ये अधिक कोण है।
तो इनका संगत कोण बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन में कहेंगे कि लिखेंगे दी गई आकृतियां समरूप नहीं है क्योंकि उनके संगत कोण बराबर नहीं है। ये तीसरा में इसका ये यदि इसका कारण भी पूछेगा तो बता देंगे कि उनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दी हुई आकृतियां समरूप नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी बातें समझ में आई होगी। यदि इसमें से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि सभी लोग अच्छी से अच्छी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम थेल्स की प्रमेय पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय।